सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है स्कोर शाला के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का वो पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में और साथ में ये भी देखेंगे कि यंग्स एक्सपेरिमेंट यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, फिर उसमें हमें कई सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कि फॉर्मूलेज हमें यहाँ पर कुछ मिलेंगे कि जो भी हमारा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चलेगा कि जो फ्रिंजेस होती हैं, जो विड्स होती हैं, जो हमारा पैटर्न बनता है उसके क्या फॉर्मूलेज हैं, कहाँ पर कौन सी जो है वो हमारी बेसिकली बैंड बनता है, फ्रिंज बनता है, वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपको बस ये पता होना चाहिए कि वेव का सुपर इम्पोज क्या होता है, जब वेव्स को हम मिलाते हैं तो क्या होता है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हमारे कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं तब उनके साथ जब हम इंटरफेस करते हैं यानी कि सुपरपोजिशन करते हैं तो उस समय हमें अलग अलग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के पैटर्न मिलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के पैटर्न मिलते हैं। तो उसी की नॉलेज को हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर हमें कुछ एक बात करी गई है। देखो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, साथ में हम ये भी देखेंगे यंग्स का एक्सपेरिमेंट क्या था। अब जो यंग्स थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि दो लाइट सोर्सेज लिए थे। अब यहाँ पर हम जो सोर्सेज यूज करने वाले हैं वो सोर्सेज है हमारे कोहेरेंट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया था कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। वो सोर्सेज जो एक ही फेज में होते हैं या जिसमें कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता, तो उसके अंदर फिर हमें जो इंटरफेरेंस मिलता है यानी कि जब हमारी वेव्स ऐड होती है उसके अंदर, है ना, तो उसमें हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों तरीके के पैटर्न 1 बाय 1 मिलते रहते हैं। ठीक है, तो उसी को एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया था और उसी से हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी देखने हैं। अब उससे पहले देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं हमें एनसीईआरटी क्या बता रहा है। एनसीईआरटी कहता है वी विल नॉट डिस्कस द इंटरफेरेंस यूजिंग द लाइट वेव्स। तो अब हम यहाँ पर बात जिसकी करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ही हमें वो इंटरफेरेंस दिखेगा। इफ वी यूज 2 सोडियम लैंप्स इल्यूमिनेटिंग द 2 पिन होल्स वी विल नॉट ऑब्जर्व एनी इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस। अब सुनना यहाँ पर, अब हमें पता है कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब हम इंटरफेरेंस करवाते थे तो हम दो सोर्स लेते थे S1 S2। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर दो सोर्स S1 S2 लेता हूँ सेपरेटली और उसको फिर मैं इंटरफेरेंस करा के एक स्क्रीन पर पैटर्न को नोट डाउन करता हूँ तो ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता। रीजन बीइंग, अगर मैं यहाँ पर दो सेपरेट सोर्सेज लेता हूँ, अब आप ये मत सोचना यहाँ पर कि सर सोर्सेज का मतलब होता है किसी बल्ब का होना, सोडियम लैंप का होना, नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक सोडियम लैंप है और सामने मैंने एक पेपर लगा दिया, उस पेपर में मैंने 2 खड्डे कर दिए, होल कर दिए। अब वो सोडियम लैंप की जो लाइट है वो उन 2 खड्डों से निकल रही है, तो वहां पर वो जो 2 होल मैंने बनाए हैं वो भी तो एक तरीके का सोर्स का काम करेंगे ना। बिल्कुल, तो वही चीज आपको लेके चलनी है ना। तो पहले आप क्या कह रहे थे कि हम 2 अलग अलग सोडियम लैंप्स यहाँ लगा लेते हैं, बल्ब लगा लेते हैं, तो इन दोनों को मैं फेज में कर लेता हूं। बट अगर हल्का सा भी किसी में फेज का डिफरेंस आ गया तो वो जो हमारा पैटर्न है वो नहीं बन पाएगा, फिर ये दोनों मिलके इनकोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं यहाँ पर इस तरीके का सेटअप जिसमें हमें दोनों जो सोर्सेज हैं वो हमें कोहेरेंट मिलने चाहिए। रीजन बीइंग ये है कि अगर कोहेरेंट वो नहीं होंगे तो वो हमारा इंटरफेरेंस जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, हमें वो पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए दोनों सोर्सेज का कोहेरेंट होना जरूरी है। तो पहला डाउट माइंड में यही आया था कि अगर हम 2 यहाँ पर अलग से यूज कर लेते हैं सोडियम लैंप तो क्या होगा, इट विल नॉट ऑब्जर्व एनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, तो हमें वो फ्रिंजेस वो पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीजन भी दिया है, दिस इज बिकॉज द फैक्ट दैट द लाइट वेव इमिटेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोर्सेज, जैसे कि सोडियम लैंप हो गया, अंडरगोज अ एब्रप्ट फेज चेंज इन अ टाइम्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 सेकेंड। अगर इतना भी चेंज हो गया, देखो आपको देखने में ये चेंज नहीं दिखेगा इतना, बट इतना छोटा सा भी अगर एब्रप्ट चेंज हो गया जो कि 10 to the power -10 सेकेंड है तो भी वो इनकोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। हमें इतना भी उसके अंदर कहते हैं ना गवारा नहीं है, इतना भी हमें एडमिटेड नहीं है कि हम इतना भी उसमें करें। हम चाहते हैं बिल्कुल भी फेज डिफरेंस ना है, तो बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ एक टाइम पर चलने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम ये रीजन की वजह से इसको अवॉइड करते हैं। Thus the light waves coming out from a 2 independent sources of light will not have any fixed phase relationship and will be incoherent, तो वो incoherent बन जाएंगे। When this happen, as discussed in the previous section, the intensity of the screen will add up। और हमने यहाँ पर याद करिए जब इनकोहेरेंट की बात करी थी तो इस केस में फिर क्या होगा, सारी इंटेंसिटी एड अप हो जाएगी, जो कि 2I0 मैंने आपको बताई थी। तो आपको स्क्रीन पर कोई भी फ्रिंजेस, कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बस एक ब्राइट लाइट दिखेगी। ठीक है, बट हम वो चाहते नहीं है। तो हमारा पहला डाउट तो ये हो जाना चाहिए कि हमें कुछ इस तरीके का सेटअप नहीं चाहिए।
इस तरीके का सेटअप क्यों नहीं चाहिए? अगर आप 2 ऐसे बल्ब लगाएंगे सोर्स के, तो यहाँ से मिलने वाली जो आपकी जो लाइट्स है ना, तो हो सकता है कि एक में अगर थोड़ा सा भी एड्रप्ट चेंज आ गया तो उससे हमारा जो ये है, ये दोनों कोहेरेंट की जगह इनकोहेरेंट बन जाएंगे। तो हम ये वाला सेटअप यूज नहीं करते, तो ये एनसीईआरटी हमें बता रहा है। अब आगे चलते हैं कि इसको फिर उन्होंने कैसे डील किया। तो वहां पर फिर हमारे आए थे थॉमस यंग, जिसका हम यंग्स एक्सपेरिमेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो थॉमस यंग ने यहाँ पर उन्होंने एक आइडिया लिया। उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने एक सोर्स लिया, उस सोर्स से उन्होंने 2 स्लिट करे, और जब सोर्स से वो लाइट निकलेगी, मतलब जो सोर्स हमारा अभी एक ही है, देखो अभी हम क्या कह रहे थे, हम 2 लैंप यूज कर रहे थे ना, तो इसमें हमें दिक्कत पता चल गई। बट अब यंग्स ने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं, मैं एक ही सोर्स लूंगा, बट यहाँ पर जो मैं यहाँ पर ये बेसिकली जो भी यहाँ पर मैं स्लिट लेने वाला हूँ, यानी कि बेसिकली जो भी मैं यहाँ पर वॉल लूंगा, उसमें मैं हल्के से 2 होल कर दूंगा। रीजन बीइंग कि ये जो लाइट इसमें से पास होगी, अच्छा ये जो लाइट वो कहाँ होगी, स्लिट के जस्ट एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम ये सोर्स को लगाएंगे, तो होगा क्या कि दोनों से ये जो रेज निकलेंगी, अब ये दोनों सोर्स का काम करेंगी। तो यहाँ पर हमारा सोर्स जो है, ये कोहेरेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक मेन सोर्स रखा, उस सोर्स से जो लाइट आ रही है वही उन दोनों स्लिट से निकल रही है, क्योंकि आपको पता है इंटरफेरेंस के लिए हमें 2 वेव्स चाहिए। तो 2 वेव्स के लिए हमें 2 सोर्स चाहिए, और 2 सोर्स होने चाहिए कोहेरेंट। उसके लिए हमने क्या किया, एक सोर्स ही लिया है और दोनों के अंदर हमने वहां पर जो है वो स्लिट्स बना दी हैं, ताकि ये दोनों एज अ सोर्स का काम करें। अब क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों किया? उसका रीजन ये है कि मान लेते हैं कि सोडियम लैंप के अंदर हल्का सा भी एब्रप्ट चेंज आया, मान लीजिए 10⁻⁻10 सेकंड के अंदर कुछ चेंज आया, तो वो चेंज जो होगा वो दोनों में आएगा ना। आप बात समझना, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि अब ये परफेक्ट सोडियम लैंप बन गया है, क्या इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, फ्लक्चुएशन नहीं होंगे, होंगे, इसमें भी हो सकते हैं। बट रीजन ये है कि जो भी चेंजेस इसके अंदर होगा, तो वो दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है अगर दोनों सेम तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं, अगर कोई एक कम नीचे होता है तो अगला भी उतना ही कम नीचे होगा ना, तो फेज डिफरेंस तो 0 ही रहने वाला है। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट था कि हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया। ठीक है, तो जो हमारे फिजिस्ट थे थॉमस यंग यूज्ड इंजीनियस टेक्निक टू लॉक द फेजेस ऑफ द वेव। तो उन्होंने यहाँ पर लॉक कर दिया फेजेस को फ्रॉम S1 एंड S2। ही मेड 2 पिन होल्स S1 एंड S2 वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ ओपेक स्क्रीन। तो उन्होंने एक स्क्रीन ली, उस स्क्रीन में उन्होंने 2 ऐसे होल कर दिए। अब ये जो होल थे ये एक दूसरे के बहुत पास हैं। अभी आपको शायद देखने में लग रहा होगा ये काफी दूर है, नहीं, ये काफी पास होल है। इन दोनों होल को काफी इन्होंने पास किया। अब इन दोनों को ये सोर्सेस कहने लग गए S1 और S2। अब ये दोनों सोर्सेस जो थे हमारे ये कोहेरेंट सोर्स बन चुके हैं। These were illuminated by another pinholes that was in turn lit by a bright source light wave spread out from S fall on the both S1 and S2। तो इन दोनों के यहाँ पर एक S हमने जो मेन सोर्स था वो लगाया, और इस मेन सोर्स से इन दोनों स्लिट में से, दोनों होल में से जो है हमारी लाइट निकल रही है। तो ये दोनों जो हमारे होल्स हैं ये नए सोर्स के जैसे काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का है। तो आपने यहाँ पर मेन सोर्स लिया, ये मेन सोर्स से यहाँ पर 2 स्लिट किए इस स्क्रीन के ऊपर, तो ये S1 S2 यानी कि ये 2 सोर्स बन गए। फिर इन दोनों सोर्स से हमारा इंटरफेरेंस हुआ और हमें इस तरीके का पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज हमारी थॉमस यंग ने करी थी। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है। S1 एंड S2 देन बिहेव लाइक अ 2 कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये S1 S2 हमारे 2 कोहेरेंट सोर्सेस का काम यहाँ पर कर रहे हैं, बिकॉज लाइट वेव्स कमिंग आउट फ्रॉम S1 एंड S2 आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम ओरिजिनल सोर्स and any abrupt phase change in S will manifest in exactly similar phase change in the light coming out of S1 and S2। तो जो चीज मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है कि जो भी abrupt changes आएंगे मेन सोर्स के अंदर, तो वो सेम जो होगा ना चेंज, वो दोनों सोर्सेज में होगा। तो हम पहले यही तो चाहते थे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, बट दोनों के अंदर सेम अगर होगा तो फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो हमारे कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। Thus the two sources S1 and S2 will be locked in a phase, that is they will be coherent like the two vibrating needles in the water wave example। जो हमने इससे पहले कोहेरेंट वाले सेक्शन के अंदर जो एग्जांपल लिया था कि हमने वाटर के अंदर 2 नीडल्स डाली हैं, तो उसी तरीके से अब ये यहाँ पर काम करने वाला है। तो हमारे पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज आ चुके हैं। अब यहाँ से हम जो हमारा यंग्स का एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे और देखेंगे किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको ये समझ में आ गया है। अब हमारा जो यहाँ पर मेन पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है इस डायग्राम से लेके। तो आप इस डायग्राम को एक बार समझें, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर खुद से भी एक बार चीज आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम को एक बार हम थोड़ा सा
जूम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए इस डायग्राम को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे हमें समझना है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सोर्स ले लेते हैं, तो ये हमारा मेन सोर्स है और यहाँ पर हमने एक स्क्रीन ली और ये स्क्रीन जो ली है उसका जस्ट हाफ पार्ट पे हमने 2 होल किए हैं। तो ये दोनों होल हमारे S1 एंड S2 यानी कि 2 हमारे ये सोर्सेस का काम करेंगे। अब देखो होगा क्या, यहाँ से वही सेम चीज याद करो हमने नीडल वाले में किया था कि अब ये दोनों के अंदर क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी। क्या बनेंगी, वेव्स, है ना, वेव फ्रंट बनेंगे। अब ये वेव फ्रंट बनते जाएंगे, जैसा मैंने आपको वहां पर बताया था, क्रस्ट रफ जो बनते जाएंगे, ऐसे बनते जाएंगे। और यहाँ पर हमारी एक दूसरी स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर इसका पैटर्न हमारा लॉक होता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पैटर्न है ये हमें यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। एक तो ये है कि इन दोनों सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, है ना, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देखेंगे। S1 और S2 के बीच में गैप क्या है, स्मॉल d। दूसरा जो होता है कि जो इस सोर्स से जो स्क्रीन है मेन, इसके बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, कैपिटल D। तो ये 2 डिस्टेंस आपको ध्यान में रखने, बिकॉज ये आपके काम आने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। तो ये हमारा S है और ये हमारा क्या है, सॉरी स्मॉल d है और ये हमारा कैपिटल D है। तो अगर हम यहाँ पर ये फिगर को देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इस फिगर में क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक डेरिवेशन करना है, उस डेरिवेशन को करने के लिए चलिए एक स्क्रीन पर चलते हैं और इस डेरिवेशन को हम यहाँ पर करते हैं। अब डेरिवेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये दोनों सोर्सेस से लाइट जो है वो निकल रही है, तो इंटरफेरेंस होगा, बिल्कुल सर होगा, हमने पहले ही पढ़ा है। लेट्स से एक पॉइंट P ले लेते हैं रैंडमली, उस पॉइंट P का इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है। तो चलिए इसको हम नई स्लाइड पर ले जाते हैं और वापस बनाते हैं। तो ये हमारा सोर्स हो गया S1, ये हमारा सोर्स हो गया S2, दोनों के बीच में गैप कितना है, स्मॉल d, ठीक है। यहाँ एक स्क्रीन है, ये इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यहाँ पर ये डिस्टेंस है कैपिटल D। अब ये कह रहा है कि इस सेंटर से एक पॉइंट आ गया यहाँ पर P, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, x है, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों सोर्स से दोनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा। लेट्स से ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, S1P, ये डिस्टेंस हो गया S2P। अब याद करो ये मैंने आपको उस समय कोहेरेंट वाले में ये चीज बताई थी कि जो सेंटर वाला होता है यहाँ तो फिक्स है, यहाँ पर ब्राइट होगा यानी कि डार्क नहीं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। बट ये पॉइंट ऊपर है तो आप देख सकते हैं कि दोनों का डिस्टेंस अब सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। बट ये जो गैप आपको दिख रहा है दोनों के अंदर, इसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। बताया था ना मैंने डेल एक्स। तो यहाँ पर अगर हम बोले पाथ डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वेव के बीच में, वो होगा S2P माइनस S1P। ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। अब हमें बेसिकली इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है कि ये पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल लेते हैं और 2 ट्राइंगल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इस वाले येलो वाली लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल लेंगे और उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ट्राइंगल देखने के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड यहाँ 2 ट्राइंगल कौन से हैं। अच्छा, पहला ट्राइंगल मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन, इसको यहाँ से मैं पहले सोर्स से स्क्रीन पर एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ और इस सोर्स से भी मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आपके सामने यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं जो आपको दिख रहे होंगे। अब देखो मैं ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ ब्लू कलर से। तो एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है और एक ट्राइंगल आपको ये बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री हैं। ये हमारा डिस्टेंस S2 और SP है, ठीक है। अब चलिए पहला ट्राइंगल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलिए नाम दे देता हूँ इसको S1P और इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, लेट्स से ये कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से B ले लेते हैं, B हमारा है, C ले लेते हैं, ठीक है, C पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट को मैं D कह देता हूँ, ठीक है। जस्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स। तो पहला मैं ट्राइंगल जो यहाँ पर ले रहा हूँ वो कौन सा ले रहा हूँ, ट्राइंगल हमारा S1PC। तो ये आप पहला वाला ट्राइंगल देख रहे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई। तो S1P का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा कैपिटल D है ना। तो कैपिटल D का स्क्वायर हो गया जो हमने देखा था, डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस अब बात आती है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। अब इसको समझना, हमें ये डिस्टेंस से मतलब है, ये डिस्टेंस x है,
अब आप मुझे बताना कि अगर ये डिस्टेंस हमारा लेट्स से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा x है और हमें ये डिस्टेंस बताना है, बट हम ये भी जानते हैं कि ये d है। अब मुझे बात बताओ ये आधा कितना होगा, d/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2। तो ये डिस्टेंस है हमारा d/2, ये है x, तो ये कितना होगा x माइनस d/2। तो यहाँ पर हमारा जो ये डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस d/2। तो ये हो जाएगा x माइनस स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया सभी को? तो ये हमने पहले ट्राइंगल से इक्वेशन निकाल दी जो अभी आगे जाके हमें काम में लेनी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के बारे में। दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं दूसरे ट्राइंगल से। अब मैं यहाँ जो ट्राइंगल ले रहा हूँ वो ट्राइंगल ले रहा हूँ S2PD। तो दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ S2PD। अब इस ट्राइंगल में भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो ये हमारी पाइथागोरस है, तो ये हमारी S2P है। तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर जो कि क्या है d प्लस परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे नापेंगे, ये हमारा x है तो ये कितना है d/2 है, तो ये हो जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन और वो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब याद रखना हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इन दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए हमें क्या आंसर मिलता है यहाँ से। तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो S1P का, चलो S2P पहले लेना है, तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा। अब ये देखिए S2P पहले लिखना है, तो d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आएगा यहाँ पर क्या, माइनस हो गया, माइनस किसका है, इसका। अब ये माइनस का d स्क्वायर हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे दोनों इक्वेशन में d स्क्वायर और d स्क्वायर कट जाएंगे। अब हम इस इक्वेशंस को खोल लेते हैं। तो जब हम इसको खोलेंगे तो देखिए क्या हमें यहाँ से टर्म मिलने वाली है, उसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा d स्क्वायर बाय 4। अच्छा ये प्लस का ही चल रहा है, प्लस 2ab 2x इंटू d/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये xd हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पर आ जाते हैं, ये माइनस साइन भी अंदर अपन को सब में ऐड करना है, माइनस का x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है ना, तो प्लस में फिर ये माइनस चला जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा d स्क्वायर बाय 4, फिर माइनस और माइनस प्लस का xd। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर d स्क्वायर बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 2xd। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं वापस। तो अभी हमें पता चल गया कि जो हमारा ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल है, 2xd के। तो यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ कि ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, S2p माइनस S1p, और यहाँ आ जाएगा S2p प्लस S1p इज इक्वल्स टू 2xd। समझ में आ गया। अब यहाँ से हमें ये वाली वैल्यू निकालनी थी, याद है, देखिए वापस याद करिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, हम इसको यहीं रहने देंगे, बाकी को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो हमें जो फाइनल यहाँ से मिलेगा वो ये मिलेगा S2p माइनस S1p इज इक्वल्स टू 2xd अपॉन SP 2sp प्लस S1p। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये था हमारा बेसिकली जो हमने पाथ डिफरेंस निकाला था। अब यहाँ पर आके एनसीईआरटी ने हमें एक चीज़ समझाई, वो ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें जो डिस्टेंसेज हैं, तो जो x और d है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू d। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम यानी कि S2p प्लस S1p को हम 2d मान लेते हैं। अब आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा अभी, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ वैल्यू लेके भी देखा है कि अगर हम इनकी वैल्यू कुछ ले लेते हैं कम और इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जब सॉल्व किया तो हमने देखा तो इन दोनों का जो बेसिकली ये वाली जो टर्म आई थी वो टर्म हमारे 2d के लगभग बराबर आई थी।
तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि हम नीचे वाली टर्म को 2D से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इनको वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा कि S2P माइनस S1P तो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 2XD अपॉन, ये x है ठीक है, अपॉन 2D। तो यहाँ से कैपिटल D है और स्मॉल d में फर्क देखना, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, XD बाय कैपिटल D। नाउ दिस इज योर मेन फॉर्मूला जो कि हमारा पाथ डिफरेंस का होता है। अब रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, x क्या है, x था उस P पॉइंट का डिस्टेंस है ना, जो हमारा सेंटर से था। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर x क्या है, x हमारा ये वाला डिफरेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। तो ये x की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, मतलब बेसिकली पाथ डिफरेंस जो डिपेंड करता है किस पे, एक तो ये x कितना है, एक ये दोनों स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, और एक सोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो हमारा जो पाथ डिफरेंस था S2P माइनस S1P वो किसके इक्वल आ गया, x स्मॉल d बाय कैपिटल D। अब याद करिए, अब जब हमने कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में पढ़ा था, सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कुछ चीजें बताई थी। तो वही चीज हम यहाँ पर करते हैं। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है तो याद करिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मैंने आपको बोला था कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है n लैम्डा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर उसको पुट कर देंगे, अच्छा पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्या है हमारा, x की जगह हम यहाँ पर रख देंगे n लैम्डा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर देखो, आप इसको कंफ्यूज मत होना, पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये x क्या है, x हमारा वो डिस्टेंस है जहाँ पर हमारी फ्रिंज बनेगी, ये हमारा पाथ डिफरेंस है ना। तो ये आपका पाथ डिफरेंस है, ये आपका XD बाय स्मॉल d है। तो आपको अब ये बताना है कि कंस्ट्रक्टिव में इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद है जैसा कि हमने वहां पर किया था कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमारा होता है n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए, और यहाँ पर यही तो हमारा पाथ डिफरेंस है ना, बिल्कुल। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, n लैम्डा इज इक्वल्स टू XD बाय कैपिटल D। इसको यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब याद करिए, ये x यहाँ पर आपको ये बताएगा कि जो आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव का मतलब याद करो क्या बताया था, मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब ब्राइट, यानी कि एकदम आपको ब्राइट चमकीला कलर दिखेगा जहां पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जहां पर भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसकी पोजीशन आप यहां से निकाल सकते हैं, जहां पर n की वैल्यू आपको पता है 0, 1, 2, 3 सो ऑन आप रख सकते हैं। तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि यहां पर सिर्फ अब पैटर्न जो है, देखो मैं स्क्रीन की बात करता हूं, ये जो स्क्रीन थी ये आपका सेंटर था, है ना। तो आपकी सबसे पहली जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी एक तो यहां बनेगी। सर ये क्यों बनेगी, याद करिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर दोनों सोर्स से डिस्टेंस सेम होता है तो यहाँ तो ब्राइट बनेगी, ये तो फिक्स है। अब इससे जस्ट ऊपर आपकी जो बनेगी वो डार्क बनेगी, फिर अगेन ब्राइट बनेगी। अब ऐसा ये सेम नीचे भी चलेगा, डार्क ब्राइट। तो अगर आपको मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनेगी, ये तो हमारा हो गया सेंट्रल फ्रिंज यानी कि जो बीच वाली है। अब फर्स्ट ब्राइट ऊपर की ओर और फर्स्ट ब्राइट नीचे की ओर भी बनेगी। तो यहाँ पर मैं जो है वो प्लस माइनस भी आपको लगा के बता देता हूँ। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर वैल्यू लेंगे, ठीक है, n की वैल्यू, तो आप n की वैल्यू यहाँ पर लेंगे +-1, +-2, +-3। रीजन बीइंग, अब यहाँ पर जब आप प्लस रखेंगे 1 तो आएगा लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो ये x इक्वल्स टू 1 है, ये ऊपर वाले की बात कर रहा है। तो फर्स्ट जो हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी x यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, तो उसका डिस्टेंस होगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। समझ में आया। और जो नीचे जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो ये नेगेटिव साइन आपको ये बताएगा, -1 अगर मैं रखूंगा तो ये आएगा लैम्डा d बाय स्मॉल d नीचे से। तो हमारी जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनती है ऊपर या नीचे, उसका डिस्टेंस इस सेंटर से क्या होता है x, तो वो आपका होता है लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो ये जो पर्टिकुलर केस था ये किसका था, कंस्ट्रक्टिव का था। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब आती है बात दूसरी की, अगर सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा। मैं एक बार फिर वो लिख लेता हूं। तो जो हमारा पाथ डिफरेंस आया था
वो आया था n, सॉरी ये वाला x स्मॉल d बाय कैपिटल D, तो ये आया था x स्मॉल d बाय कैपिटल D। अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं डिस्ट्रक्टिव। क्या देख रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव। अब जब हम डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव के केस में आपको पता होगा जो हमारा पाथ डिफरेंस था वो क्या था? n प्लस हाफ लैम्डा। बस इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इस केस को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा इज इक्वल्स टू x d बाय कैपिटल D। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? n प्लस हाफ और लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया फॉर डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज। और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज का आपको मैंने बताया था इंटेंसिटी 0 होती है और ये डार्क फ्रिंज होगी। कैसी होगी? डार्क। कोई भी यहाँ पर आपको ब्राइटनेस नहीं दिखेगी। अब बात वही आती है कि n की वैल्यू क्या लेंगे, तो n की वैल्यू वही +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। प्लस का मतलब क्या है? ऊपर की ओर, माइनस का मतलब है नीचे की ओर। अगेन मैं वो डायग्राम बनाता हूँ, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर बनेगी ब्राइट यानी कि कंस्ट्रक्टिव। फिर हमारा जो दूसरा पैटर्न यहाँ बनेगा ये वाला, है ना, ये वाला पैटर्न जो होगा ये हमारा डार्क होगा। तो डार्क के बाद फिर वापस बनेगी ब्राइट, है ना, फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये नीचे भी चलता जाएगा। अभी मैं जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन में अलग थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये गोले का मतलब है कि ब्राइट फ्रिंज और डी का मतलब है डार्क फ्रिंज। तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, तो जस्ट पहली जो डिस्ट्रक्टिव की जो लेंथ होगी या फिर डिस्टेंस होगा जो x, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लो अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, डार्क पैटर्न की बात कर रहा हूँ, तो अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा d बाय 2 स्मॉल d, ये 3/2 लैम्डा d/2, तो ये हो जाएगा लगभग 1.5। तो ये 1.5 यानी कि जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर ये होगा। चेक कर लीजिए एक बार, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी, 1 रखा तो ये कितना आ गया, सॉरी 0 भी आएगा इसमें फर्स्ट, सॉरी तो यहाँ 0 भी आएगा, ठीक है। तो जब हम 0 रखेंगे इस केस में, तो 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा d/2, सॉरी ये हमारी सेकंड है, अगर हम 0 रखेंगे तो ये आएगा लैम्डा d/2, तो जस्ट उसका हाफ डिस्टेंस पे, क्योंकि हमारी जो पहली ब्राइट फ्रिंज आई थी वो आई थी हमारी लैम्डा d बाय स्मॉल d पे, तो ये जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा जब हम बात करेंगे हमारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो जब हमने x कोई भी लिया था रैंडमली, वहां से हमने एक x का फाइनल फॉर्मूला निकाल दिया, फिर हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का पैटर्न भी देख लिया, ठीक है। अब एक बार मैं आपको बताता हूं कि थ्योरी में इसको किस तरीके से मेंशन किया हुआ है, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब थ्योरी की अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है, थस स्फेरिकल वेव्स इमिटिंग फ्रॉम S1 S2 विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन G'। यहाँ पर G' क्या है, उस स्क्रीन को बोल रहे हैं जिस स्क्रीन पर हमारी ये फ्रिंजेस बनेगी, ठीक है, एज शोन इन द फिगर जो मैंने आपको बताया था। द पोजिशन ऑफ, अब यहां से सुनना, द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय, है ना, by using the analysis given in the section 10.4 where we had shown that for an arbitrary point P on a line GC to a corresponding to a maximum we must have this particular case। आपको एग्जांपल दे रहा है कि किस तरीके से हमने ये ऑलरेडी कोहेरेंट वाले टॉपिक में पढ़ लिया था कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पर होती है, यानी कि जिस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी, वहां पर हम ये वाली इक्वेशन लिखते थे, ठीक है, याद आया। अब आगे चलते हैं, फिर इन्होंने वही सेम डेरिवेशन किया जो हमने किया है, फिर उन्होंने इसको सॉल्व करके हमारा ये वाला फाइनल आंसर निकाला था कि जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा दोनों रेस के अंदर, है ना, उसका होगा 2xd/s2p + s1p। फिर वही चीज इन्होंने करी है। अब देखो यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे हमने s2p + s1p को बोला कि हम उसको 2d से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको वहां पर ये समझाया है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल है। तो आप ये एग्जाम्पल खुद से पढ़ लेना, इसमें कुछ आपको बस समझाया गया है कि इससे ज़्यादा एरर नहीं आएगा। तो हमने रिप्लेस कर दिया इसको किससे, 2D से। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो ये आया कि s2p - s1p किसके बराबर हो गया, xd/d। अब आता है हेंस वी विल हैव अ कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, उसके लिए हमें पता है कि जो x = xn है, ये क्या है, xn, तो वो हो जाएगा nd। अभी जस्ट उल्टा हो जाता है, इसका ध्यान रखना। अब ये कैपिटल D ऊपर चला जाएगा, स्मॉल d ऊपर चला जाएगा और यहाँ से इसके फ्रिंजेस स्टार्ट हो जाएंगे।
तो जीरो मैंने वहां पर मिस किया था, जीरो आप वापस देख लेना, जीरो से स्टार्ट होता है कि जब मैं n की वैल्यू जीरो रखूंगा तो पहली ब्राइट फ्रिंज हमारी सेंट्रल होती है बिल्कुल, जहां x जीरो होता है। सेकेंड हमारा x इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब हमारा होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, और फिर ऐसे ही आपका ये पैटर्न चलता रहता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड वी विल हैव अ डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस के लिए भी xn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें हम n प्लस हाफ बाई a/2 जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ भी हम जीरो लेंगे, ठीक है। थस द डार्क एंड द ब्राइट बैंड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज शोन इन द फिगर, such bands are called the fringes. Equation 10.18 and 10.19 show that dark and bright fringes are equally spaced and the distance between two consecutive bright fringes is given by, अभी मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फाइनल समझाना चाहता हूँ कि अभी आपको यहाँ से क्या समझना है। देखो ये हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर अब पैटर्न बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर लाइन है, तो ये सेंटर लाइन पे सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा, अभी मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ आपको ब्राइट, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, फिर हमारी डार्क हो गई, यहाँ पे डार्क हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये ब्राइट है, ये डार्क है, और ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव है और डार्क का मतलब डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो ब्राइट डार्क ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पहली है ना, अगर मैं आपको बोलता हूँ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो आपके सेंटर पे बनेगी। तो हमेशा जो हम x नापते हैं सेंटर से नापते हैं, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में x इक्वल टू जीरो होगा, जिसको हम सेंट्रल फ्रिंज भी कहते हैं। इस केस में अगर हम देखेंगे तो x जीरो जो होगा हमारा वो कितना होगा, तो वो होगा हमारा जीरो, है ना। ये तो हमने देख लिया था, यहाँ पर तो कोई नहीं आएगी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूँ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, तो वो ऊपर ही बनेगी, नीचे भी बनेगी। ऊपर वाले बनने में हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे, +1, है ना, और नीचे वाले में n की वैल्यू -1 ले लेंगे। वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो हमें x1 मिल जाएगा। x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ये हमारी पहली के बाद दूसरी वाली ये वाली हमारी जो हो जाएगी ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी पहली। फिर हम s की वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलता जाएगा। सिमिलरली डार्क के लिए भी हम यही करेंगे। डार्क के लिए बस हमारी इक्वेशन अलग हो जाती है, तो वहां पर भी आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको n की वैल्यू रखते रहना है, ठीक है। तो अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो आपको मिलेगा लैम्डा D बाय 2d, यानी कि जस्ट उसका हाफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x जो हो जाएगा आपका वो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा जो ब्राइट का था, सेकंड वाली का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके चीजों को समझना है। अब यहाँ पर एक और चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि ये जो आपको फ्रिंज यहाँ पर मिली है इसकी विड्थ क्या होती है। अब सुनना, यहाँ पर फ्रिंज विड्थ के बारे में मैं आपको डायग्राम भी एक बार बता देता हूँ। एनसीईआरटी में जो डायग्राम हमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्रिंजेस बन रही हैं, इनके बीच का ये जो गैप है जिसको हम बोलते हैं विड्थ, इसकी हमें विड्थ बतानी है। देखो विड्थ कैसे बताएंगे, सुनना। सबसे नीचे आता है ब्राइट, ऊपर आता है डार्क, तो यहाँ तो डार्क है, तो अगर मैं ब्राइट से लेके डार्क के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है तो उसी को तो हम विड्थ कहेंगे, फ्रिंज की विड्थ। तो फ्रिंज की विड्थ का मतलब होता है कि ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो हमारे यहाँ पर बॉक्सेस बन रहे हैं, इसकी विड्थ क्या होगी, तो उसको कहा जाता है बीटा। तो वो बीटा कैसे निकालेंगे, तो पहले को और ऊपर वाले के बीच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी करी है, ठीक है। तो उस पर हम आते हैं। तो ये कैसे निकालोगे, तो ये निकालोगे xn+1 माइनस xn। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर अभी 0 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0। सही बात है, यानी कि आप 0 से लेके, यानी कि आप सेंट्रल से लेके ऊपर वाले के बीच का जो भी गैप है वो आपको निकालना है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, दोनों के फॉर्मूले लगा दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ, यानी कि जो हमारी फ्रिंज है उसकी विड्थ क्या होगी। ऑब्वियसली द सेंट्रल पॉइंट O विल बी द ब्राइट, बिकॉज हमें पता है डिस्टेंस इक्वल होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सेंट्रल बनेगी वो हमेशा ब्राइट बनेगी। कौन सी बनेगी, ब्राइट। फिर ऊपर डार्क, नीचे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो विड्थ होगी, है ना, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच की, इसको ऐसे भी बोला जाता है। देखो पहले ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, तो दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस भी कह सकते हैं, तो वो हमारा फ्रिंज विड्थ ही होता है। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू फिक्स होती है, डजंट मैटर अगर आप डार्क और डार्क के बीच का गैप ढूंढो, भले आप ब्राइट और ब्राइट के बीच का गैप ढूंढो, वो सेम ही रहने वाला है। तो जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका फॉर्मूला फिक्स है, वो क्या है, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d।
अच्छा लैम्डा यहाँ पर क्या है, तो जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इन केस अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। If we consider a line perpendicular to the plane of the paper and passing through O, then all the points on this line will be equidistant from S1 and S2 and we will have a bright central fringe which is a straight line as shown in a figure. In order to determine the shape of the interference pattern on the screen, अब सुनो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मान लो कि ये हमारे पास स्क्रीन थी, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट था जहाँ पर हमारी ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। अब ये वाली फ्रिंज पे अगर आप कोई लाइन खींच लेते हैं, समझ लो ये मार्कर है, तो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन समझ लो इसके अंदर ऐसे जा रही है। देखो ये स्क्रीन है, आप ये पेन देख रहे हैं, ये स्क्रीन है, इसको मैं थोड़ा अपनी तरफ ऐसे फेस किया हुआ है, तो आपको ये ऐसे दिख रही है ना, आपको ये कैमरे में ऐसे दिख रही है, रीजन बिंग ये मेरी तरफ फेस है, ये आपकी तरफ ऐसे फेस होगा तो आपको ऐसे दिखेगी। अब ये इसमें से एक लाइन को मैं पास कर देता हूँ जो सेंटर में से जा रही है, तो ये सेंटर जो लाइन है ये आपको तो ऐसे ही दिखेगी नहीं, क्योंकि अब ये ऐसे है, तो आपको ये ऐसे देखना है। देखो इसको ऐसे समझो, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये ऐसे जब जाएगी तो आपको तो ये पॉइंट ही दिखेगा ना, तो ये जो ऐसे जब जाएगी तो इस पॉइंट पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये पूरी की पूरा जो बैंड चलेगा ये ब्राइट का बैंड चलेगा। क्यों? इस पॉइंट पर अगर आप कहीं पर भी दो पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, उसका डिस्टेंस दोनों सोर्स से सेम रहने वाला है, क्योंकि अगर हम सोर्स से डिस्टेंस देखते हैं, समझ लो इस पे कहीं पर यहाँ पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस सेम है, इसीलिए जो सेंट्रल जो पूरी है वो ब्राइटनेस वाली जो हमारी विड्थ बनेगी, ठीक है। अब ये कह रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द इंटरफेस पैटर्न ऑन द स्क्रीन वी नोट दैट द पर्टिकुलर फ्रिंज वुड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोकस ऑफ द पॉइंट विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ S2P माइनस S1P। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, इसको पहले हम डायग्राम से समझते हैं। तो दो तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। एक पैटर्न वो होता है कि जब आपका इस तरीके से हाइपरबोला टाइप पैटर्न दिखता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की शेप आपको ये दिख रही है ना। तो ये जो पर्टिकुलर शेप होती है ये कब बनती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। Whenever, ये कह रहा है कि जब आपका ये जो S2P माइनस SP है, यानी कि जो आपका फेज डिफरेंस है, जब उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, जैसा कि अभी मैंने आपको सेंट्रल वाला जो चीज बताई थी, तो ये कह रहा है कि जब आपके फेज डिफरेंस की वैल्यू पाथ डिफरेंस की वैल्यू डेल एक्स की वैल्यू जब कांस्टेंट हो जाए, बदले नहीं, उस समय जो हमारा पैटर्न हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाइपरबोला। Whenever this constant is an integral multiple of lambda, समझ लो हमने ये जो फेज डिफरेंस निकाला है ये एक कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, इट्स अ इंटीग्रल मल्टीपल, या तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा का, क्योंकि जब हम उसकी बात करते हैं ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो याद करिए हमारा डेल एक्स क्या था, एन लैम्डा, तो एन या 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट ये मल्टीपल तो एक्स का है। बट अगर ये कंस्ट्रक्टिव होता तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर हम एन प्लस हाफ लैम्डा करते थे ना, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल होगा। डिस्ट्रक्टिव में ये लैम्डा बाय 2 का मल्टीप्लाई होगा, कंस्ट्रक्टिव में ये लैम्डा का मल्टीपल होगा। तो ये जो कांस्टेंट है वो या तो इंटीग्रल होगा लैम्डा का, या वो इंटीग्रल होगा लैम्डा बाय 2 का। इट विल बी अ डार्क फ्रिंज। तो जब ये लैम्डा बाय 2 का इंटीग्रल होगा तो डार्क फ्रिंज मिलेगी, और जब वो लैम्डा का वो होगा तो हमें कैसी मिलेगी, ब्राइट मिलेगी। नाउ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट P लाइंग इन द XY प्लेन। अब इस XY प्लेन में कोई भी आप पॉइंट ले लो किसी भी फ्रिंज का, उस समय अगर आप सारे पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो उस समय आपको क्या मिलेगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब है आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न को देखने को मिलेगा। दूसरा केस आता है सर ये स्ट्रेट पैटर्न कब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट पैटर्न की अगर हम बात करें, द फ्रिंज पैटर्न विल स्ट्रिक्टली बी हाइपरबोला, ये तो उसकी बात होगी। हाउएवर इफ द डिस्टेंस D इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द फ्रिंज विड्थ, तो जो हमारी फ्रिंज विड्थ है अगर उसके कंपैरिजन में जो D है, जो कि हमारा स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, अगर ये D काफी ज्यादा बड़ा हुआ उसके कंपैरिजन में, तो उस कंपैरिजन में हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब आप बोलेंगे सर कैसे स्ट्रेट लाइन क्यों मिली, देखो समझो बात को, ये सोर्स है हमारा और ये हमारी स्क्रीन है। अगर ये D को मैं बढ़ाऊंगा तो जितना ये दूर जाएगा उतना ही हमारा जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो स्ट्रेट होता जाएगा। मैंने बताया था ना, D अगर बहुत दूर है और फ्रिंज विड्थ काफी छोटी है तो ऑब्वियसली बात है आपको वो हाइपरबोला जैसा कर्व नहीं दिखेगा, आपको वो स्ट्रेट दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्थ काफी छोटी है, 1 mm के लगभग बराबर है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है। तो जब आपका विड्थ काफी कम होगी, आप देख सकते हैं ये पतली पतली फ्रिंजेस आपको दिख रही होंगी, तो इस तरीके से पैटर्न आपको स्ट्रेट वाला भी दिख सकता है। तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको यहाँ पर दी गई है। इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं यंग्स का। शोन इन दिस फिगर वी हैव टेकन द सोर्स होल S ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द टू स्लिट्स व्हिच इज शोन इन द लाइन SO। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आपको समझना है कि अभी जो आपने यहाँ पर
एक्सपेरिमेंट किया था, तो समझ लो आपने यहाँ पर सोर्स लिया और इससे जो लाइन आपकी जा रही थी ये असल में क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें पता है। वेट अ सेकेंड, तो यहाँ हम 2 स्लिट बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जो S1 और S2 है, ये जस्ट इसके मिडिल में ये सोर्स हमने रखा है ना। तो यहाँ पर तो हमने ये चीज को समझ लिया था कि यहाँ पर हमारा जो सोर्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। बट अगर क्या होगा, अगर ये सोर्स थोड़ा सा ऊपर चला जाए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, यानी कि अब ये सोर्स हमारा यहां ना होके यहां आ जाए, तो क्या होगा? तो इस केस में हमें क्या पता चलेगा? तो इस केस में हमारी जो ये होगी ना, तो ये हमारी रे कुछ इस तरीके से होगी और ये हमारी स्क्रीन है। पहले तो ये स्ट्रेट ऐसे आ रही थी, अब ये स्क्रीन जो होगी वो इस तरीके से आपको दिखेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, कंसीडर लेट से ये जो एंगल बनाएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है कंसीडर दैट द सोर्स इज मूव टू द सम न्यू पॉइंट एस डैश। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा एस डैश हो जाएगा जहां पर हम इसको लेके चले गए, ठीक है, न्यू पॉइंट एस डैश। हाँ, एंड सपोज दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2। अब जो हमारा मिड पॉइंट है यहाँ का, लेट्स से सेकेंड, ये हमारा क्यू है। क्या है? क्यू है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2 इफ द एंगल S1 S डैश क्यू एस इज अ फाई। अब ये कह रहा है कि ये जो हमारा एंगल है किसका, एस क्यू और S1 का, इसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये फाई है, क्या है? फाई है। एस डैश क्यू और एस के बीच का एंगल कितना है? फाई है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार वापस इसको बना देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये इस तरीके से स्लिट है ना, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहले हमारा जो था वो सोर्स इधर था S, हमने सोर्स को कर दिया S डैश पे। अब ये S डैश पे ये रहा, ये इसका सेंटर था जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला है, Q, है ना। तो ये सेंटर हमारा Q है, तो ये एंगल अगर फाई है, ये कह रहा है ये एंगल अगर फाई है, देन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अकर्स एट एन एंगल -फाई। अब ये पॉइंट आपका बहुत मेन है कि जो आपका पैटर्न था वो पूरा का पूरा उतना ही एंगल शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल जो आपका होगा फ्रिंज का, ये -फाई हो जाएगा। तो जो आपकी पहली ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बनेगी वो इसी एंगल के अकॉर्डिंग बनेगी। समझ में बात आ रही है? तो जितना एंगल ये होगा उतना -फाई आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो एक जस्ट एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको बताया है, वैसे इस पे इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। Thus, if the source S is on the perpendicular bisector, then the central fringe occurs at O। तो हमारा जब हमारा वो perpendicular bisector पे था तब तो हमारा O पे बन रहा था, ठीक है। ये चीज अभी हमने कर ली है, ठीक है। And S is shifted by angle phi at S dash, then the central fringe appears at the point O dash। तो नया पॉइंट बन जाएगा O dash जब हम उसको S से S dash पे ले जाएंगे जहां पर वो फाई एंगल बना रहा है। तो अब हमारा जो सेंट्रल फ्रिंज है, यानी कि जो ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज है, वो कहां पर आ जाएगी? O dash एट एनी एंगल -फाई। तो ये -फाई पे एंगल पे आ जाएगी अगर ये हमने फाई एंगल शिफ्ट किया है, ठीक है। विच मीन्स दैट द शिफ्टेड बाय द सेम एंगल एट द अदर साइड ऑफ द बाइसेक्टर। हुआ क्या, देखो ये जो बाइसेक्टर था इसके अलग साइड पर ये बन जाएगा। आप मेरी बात समझना, यहाँ पर ये जो 2 स्लिट्स थे, अगर ये फाई एंगल था तो बाइसेक्टर के इस साइड ना होके ये शिफ्ट होके ओ डैश यहाँ आ जाएगा। तो आपका ओ डैश यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अगर आप इसको फाई एंगल शिफ्ट ऊपर करते हैं। तो अगर आप सोर्स को ऊपर कर रहे हैं तो ये O नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अदर साइड ऑफ बाइसेक्टर पे ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट द सोर्स S डैश एंड द मिड पॉइंट Q एंड द पॉइंट O डैश ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज आर इन द स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये सब स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होंगे, जो पहले थे अभी भी वही है। देखो समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले भी ये स्ट्रेट लाइन में थे और अभी भी स्ट्रेट लाइन में रहेंगे और हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ही रहते हैं। सोर्स जो सेंटर है उसका वो, और जो हमारा स्क्रीन का सेंटर है जहां पर हमारी सेंट्रल फ्रिंज बनती है, वो हमेशा एक लाइन में होते हैं। तो अगर आप इसको फाई एंगल शिफ्ट करेंगे तो हमारा सेंट्रल फ्रिंज नीचे की तरफ, -फाई का मतलब होता है नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, तो रहेंगे वो हमेशा एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया। The wave nature of the light was demonstrated convincingly for the first time in 1801 by Thomas Young by the wonderful simple experiment। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट यानी कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है थॉमस यंग का, याद करिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि यंग्स जो आए थे थॉमस यंग्स, उन्होंने ये बेसिकली हमें प्रूफ किया था या हमें हेल्प करी थी कि असल में वेव नेचर, जो हाइगन्स जो कहते थे कि लाइट जो है वो वेव है, वो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से अच्छे से प्रूफ किया था। बिकॉज अगर इंटरफेरेंस अगर हो रहा है और अगर आपको अलग अलग पैटर्न दिख रहे हैं इंटेंसिटी के, तो इसका मतलब तो यही है
क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट जो है वो वेव है, क्योंकि अगर लाइट वेव है तभी इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तभी इंटेंसिटी का जो हमें अलग अलग फर्क दिख रहा है। देखो ध्यान रखना, यहाँ जो हमारा ये जो फ्रिंजेस बन रहे हैं डार्क ब्राइट, तो असल में ये ब्राइटनेस है। तो कहीं पर आपको एकदम व्हाइट लाइट दिखेगी, फिर डार्क, फिर व्हाइट लाइट, फिर डार्क। तो इंटेंसिटी का जो डिफरेंस आ रहा है तभी आ सकता है जब लाइट एक वेव है। तो यहाँ से ही वो थॉमस जो हमारे यंग्स थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिया था। He let a ray of sunlight into a dark room placed at a dark screen on front of it, pierced with the two small pinholes and beyond this some distances at a wide screen. तो उन्होंने एक पूरा अंधेरे वाला कमरा लिया, उस अंधेरे वाले कमरे में एक सोर्स रखा, एक स्क्रीन रखी, 2 स्लिट किए, उस लाइट को वहां रखा और उस स्क्रीन पर पैटर्न को नोट कर लिया जो भी हमने पढ़ा था। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो था उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट किया। He then saw 2 darkish lines at the both side of a bright line. तो जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा कि एक ब्राइट लाइट है, उसके दोनों तरफ डार्क लाइट है। ठीक है, डार्क असल में वो डार्क है, कुछ भी नहीं हो रहा वहां पर। ठीक है, which gave him sufficient encouragement to repeat the experiment. This time the spirit flame as a light source with a little salt on it to produce the bright yellow sodium light. तो बेसिकली उसके बाद उन्होंने और उसको थोड़ा फर्दर अच्छा किया, उसमें उन्होंने जो लैम्प था उसको चेंज किया जिससे हमें थोड़ा सा येलो सोडियम लाइट उन्होंने यूज करी। This time he saw a number of dark lines regularly spaced, the first clear proof that light added to the light can produce darkness. यानी कि जब 2 लाइट आपस में मिलती है तो वो डार्कनेस भी प्रोड्यूस करती है। वो तब किया जब उन्होंने छोटे मोटे चेंजेस किए, उन्होंने जब सॉल्ट थोड़ा सा यूज किया, ब्राइट येलो सोडियम लाइट यूज करी, तो वहां पर जाके उनको थोड़ा सा अच्छे पैटर्न देखने को मिले। दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो ये जो लाइट यहाँ पर 2 मिलके ब्राइटनेस और डार्कनेस की जो ये फ्रिंजेस बना रही है, इसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। थॉमस यंग हैड एक्सपेक्टेड इट बिकॉज ही बिलीव्ड इन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये तभी सब चीजें हुई जब थॉमस यंग ने ये मान तो लिया था कि होता है वेव नेचर, बट उन्होंने माइंड में ये मान के चला कि जो लाइट है वो वेव है, उसी के बेसिस पे फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का उनको मोटिवेशन रहा। ठीक है, वी शुड मेंशन हियर दैट द फ्रिंजेस आर स्ट्रेट लाइंस ऑल्दो S1 एंड S2 आर पॉइंट सोर्सेज। अभी हुआ क्या कि अभी S1 S2 को हमने पॉइंट सोर्सेज लिया था, तो इनसे बनने वाली जो फ्रिंजेस आई थी स्क्रीन के ऊपर वो सब स्ट्रेट्स थी, यानी कि जो पैटर्न हमें देखने को मिला फ्रिंजेस का वो स्ट्रेट था। ठीक है, इफ वी हैड अ स्लिट्स, वो कह रहे नहीं अगर मैं स्लिट्स यूज कर लूं, जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखाता हूँ इस तरीके का, अगर मैं सोर्स को अब स्लिट वाला ले लेता हूं तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 2 स्लिट्स बना के यानी कि 2 ऐसे खड्डे ऐसे मैं लीनियर बना के अगर रखता हूं तो भी हमें पैटर्न जो है स्क्रीन पर फ्रिंजेस पे वही दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ कह रहा है, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस रिजल्टिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस विद द इंक्रीज इंटेंसिटी। बस हमारी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज यहाँ पर हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये कह रहा है कि जो ये पैटर्न आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे जो ब्राइट वाले होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा जहां पर ये जो है ये इंटेंसिटी है। तो ये होने का मतलब क्या है कि जब ये 0 पे है तो ये ब्राइटनेस है, जब ये 0 और 1 लैम्डा के बीच में है तो यहाँ पर आपकी डार्क बनेगी, फिर अगेन ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट। तो इस तरीके से ये इंटेंसिटी का पैटर्न चलेगा। तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसके अंदर हमने देखा किस तरीके से थॉमस यंग्स ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके हमें ये समझाया कि लाइट एक वेव है, क्योंकि लाइट में इंटरफेरेंस हो रहा है और लाइट आपस में मिलके डार्क भी बनाती है, लाइट आपस में मिलके ब्राइट भी बनाती है। तो वो जो पैटर्न जो मिला उनको वो यहाँ से हमें प्रूव करता है। अब यहाँ से जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फॉर्मूलेज, कि ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला जो क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस के फॉर्मूले क्या होंगे। अगर आपसे को पूछ ले थर्ड डार्क कब बनेगी, थर्ड ब्राइट कब बनेगी, तो आप n की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज करते रहना। फिर उसके अलावा जो फ्रिंज की विड्थ होती है उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला भी आप याद रखना। ठीक है, और जो जनरल फॉर्मूला था x का, उसका भी फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, तो कुल मिला के इसके अंदर हमने सारी चीजें कवर कर ली है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, अब चलिए अपन करते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अब ये पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 10.3। अब देखिए जो एग्जाम्पल है ये देखिए हमें क्या कह रहा है कि 2 स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। तो अभी आपको यहाँ पर एक थ्योरेटिकल जो कहते हैं सेटअप दिया हुआ है, हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कौन कौन सी टर्म आएगी। तो 2 स्लिट्स है यानी कि 2 हमारे सोर्स है जिनको हमने 1 मिलीमीटर अपार्ट यानी कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मिलीमीटर है, और स्क्रीन और इस स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो यूनिट्स का भी ध्यान रखेंगे, ये मिलीमीटर में और ये मीटर में। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन द
ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 नैनोमीटर इज यूज। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट चलिए हम इसको वापस एक बार समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको देखें तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, तो हमें ये पता है कि ये जो दो स्लिट्स हैं यानी कि दो सोर्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये कितना है, स्मॉल डी। तो ये स्मॉल डी हमें दिया हुआ है कितना, 1 मिलीमीटर, तो ये 1 mm का हो गया। फिर ये कह रहा है कि इसका डिस्टेंस जो स्क्रीन से है दैट इज योर कैपिटल डी, जो कि कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, अच्छा, जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं वो कितनी है, 500 नैनोमीटर है। अब हमें यहाँ से क्या पूछा है, फ्रिंज का सेपरेशन, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसकी, विड्थ की। तो जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, हमने निकाला भी था, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सारी चीजें हमें यहाँ गिवन है, तो चलिए पुट कर देते हैं बीटा। अच्छा, लैम्डा यहाँ पर हमारा 500 नैनोमीटर है, तो नैनो को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁹। अच्छा, डी यानी कि हमारा ये जो डिस्टेंस है डी जो कि 1 मीटर है, तो ये ऑलरेडी एसआई यूनिट है तो 1 लिख देंगे। जो स्मॉल डी है वो हमें कितना लेना है, 1 mm है। अब ये mm में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये जब -3 ऊपर जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये 2 जीरो और हैं, ठीक है, क्योंकि ये 500 है हमारा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁷। कैसे हुआ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए तो ये -7 रह गया। अब ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 × 10⁻⁴। ठीक है, अब इसकी यूनिट अभी हम क्या ले रहे हैं, मीटर में। अब आप देख सकते हैं बुक के अंदर मिलीमीटर में भी किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो ये 0.5 mm भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमें बस ये देखना है क्या गिवन है और यूनिट सिस्टम क्या यूज़ कर रहे हैं, और फिर हमारा जो रिस्पेक्टिव फार्मूला क्या है उस फार्मूले को यूज़ किया है, और जहाँ पर भी नैनो आ रहा है, म्यू आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको हमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया तो हमें आंसर कितना मिल गया, 0.5 mm, यानी कि जो हमारे फ्रिंजेस का सेपरेशन है यानी कि जो विड्थ है वो असल में हमारी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 0.5 mm है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि हमारा एग्जाम्पल 10.4। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के टोटल ई पार्ट्स हैं, यानी कि आपको एक कंडीशन दी गई है और उसी कंडीशंस पे आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए पहले एक बार कंडीशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, फ्रिंजेस की बात कर रहा है। फ्रिंजेस यानी कि जो पैटर्न आपका बन रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, यानी कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट केसेस दिए हैं कि अगर वो सेटअप में कुछ चेंज करता है तो फ्रिंजेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन भी दिया है जो आपको एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, बट हमें इसको एक बार समझना है कि पहला केस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर हम एक स्क्रीन को जो स्लिट्स है यानी कि जो सोर्स है उससे अगर हम उससे दूर करेंगे तो हमारे फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज का इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में भी जिसको बोला है ना, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन, है ना। एंगुलर सेपरेशन का मतलब होता है कि देखो जो हमने सेपरेशन देखा था बीटा क्या था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये तो था कि लीनियर सेपरेशन कितना है फ्रिंजेस के अंदर, बट अगर हम एंगुलर की बात करें कि एंगुलर सेपरेशन कितना है, तो वो एंगुलर सेपरेशन जो होता है वो होता है बीटा बाय कैपिटल डी। तो एंगुलर सेपरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी और नीचे कैपिटल डी रहेगा, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा एंगुलर सेपरेशन कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो लैम्डा बाय स्मॉल डी आपका क्या है, आपका एंगुलर सेपरेशन होता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, आपके अभी काम आने वाला है। अब होता क्या है कि आप देखिए यहाँ पर चेंज क्या कर रहे हैं, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। तो हम जानते हैं कि ये जो स्लिट्स होती हैं इससे ये जो डिस्टेंस होता है ये कैपिटल डी होता है, तो ये स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, सॉरी स्मॉल डी। तो स्मॉल डी जो कैपिटल डी जो है हमारा वो हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इस फर्स्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि कैपिटल डी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप मुझे बताओ एंगुलर पे फर्क क्या पड़ेगा सेपरेशन पे। तो अगर आप देखेंगे एंगुलर सेपरेशन पे क्या कोई फर्क पड़ता है, फाइनल फॉर्मूला देखिए नहीं, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल डी नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे कि जब हम किसी स्क्रीन को दूर करेंगे तो
तो एंगुलर सेपरेशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है कैपिटल डी का। बट वेयर एज अगर मैं विड्थ की बात करता हूं कि फ्रिंजेस की विड्थ पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कैसे कि बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी के। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा डी बढ़ेगा तो हमारी विड्थ भी बढ़ेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, फॉर्मूले को आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी वही चीज लिखी है, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट, द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेज। कि जो एंगुलर सेपरेशन है वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया, वो कैपिटल डी पे डिनोट अपने डिपेंड करता ही नहीं है। बट जो एक्चुअल सेपरेशन होता है फ्रिंजेस का वो बढ़ जाएगा बिकॉज हमारा डी बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, अब ये कह रहा है कि द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। पहले कोई हम सोर्स जो यूज कर रहे थे, देखिए सोर्स कहाँ होता है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जब हम सोर्स की बात करते हैं तो जो सोर्स होता है वो हमारा होता है एस, ठीक है। अब इस एस सोर्स से हम ये दो स्लिट्स लेते हैं, है ना, आप सभी को पता होगा इस तरीके से कुछ होता है। अब ये कह रहा है कि इस सोर्स की पहले एक वेवलेंथ थी लैम्डा, अब हमने यहाँ पर सोर्स चेंज कर दिया तो जिसकी लैम्डा जो हो गई पहले से वो कम है, यानी कि उसकी शॉर्टर वेवलेंथ है। तो क्या उसका कोई इफेक्ट फ्रिंजेस पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे? अभी मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक बताया था एंगुलर जो विड्थ थी, है ना, एंगुलर विड्थ जो थी हमारी उसका फॉर्मूला आया था लैम्डा बाय स्मॉल डी। देखिए अभी हमने यहाँ पर निकाला भी था लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और हम बीटा भी जानते हैं, बीटा क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना। तो इस केस में अगर आप देखेंगे दोनों के अंदर लैम्डा आ रहा है, तो पहले केस में एंगुलर जो सेपरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है, और हमारा विड्थ भी, जो विड्थ है एक्चुअल विड्थ, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में जब हम लैम्डा को कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है दोनों चीजें भी हमारी कम होगी। तो वही चीज यहाँ पर ये है कि अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ लेंगे तो द सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस का जो सेपरेशन है वो डिक्रीज होगा। हाउएवर द कंडीशन मेंशन इन डी बिलो, आगे इसको हम देखेंगे आगे कि कैसे इसको डी में और समझा रहा है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब हमारा सोर्स जो है ना, जो सोर्स जो है उसकी अगर वेवलेंथ कम हमने कर दी या हमने चेंज करके ऐसा लेके आ गए जिसकी वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ का रिलेशन दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो ये दोनों भी कम होंगे, तो जो विड्थ होती है फ्रिंजेस के बीच में वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो बहुत ही थिन लाइंस वो आपको दिखेंगी, ठीक है। चलिए, तो बी पार्ट भी हमने इसका कर लिया, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। अब ये कह रहा है कि दो स्लिट्स के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। अब आप मुझे बताएं, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस का मतलब होता है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी जो है इसको इन्होंने क्या कर दिया है? इंक्रीज्ड। तो अभी मैंने बताया था एंगुलर सेपरेशन जो होता है वो कितना होता है? वो होता है लैम्डा बाय स्मॉल डी, और हमारी जो विड्थ होती है ओरिजिनल विड्थ, है ना, वो हमारा कितना था? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ए का रिलेशन क्या है इसके साथ? तो ए का रिलेशन है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, और विड्थ का भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। तो इसका मतलब यहाँ पर तो यही है कि अगर आप डी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये अगर इंक्रीज होगा तो ये दोनों चीजें डिक्रीज होंगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, द सेपरेशन इन द फ्रिंजेस ऑल्सो द एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस, है ना, सी हाउएवर द कंडीशन मेंशन इन द डी बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि पर्टिकुलर इस केस के अंदर भी अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो हमारा एंगुलर सेपरेशन है और जो हमारा बीटा है ना, जो हमारा एक्चुअल सेपरेशन है, दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका डी पार्ट। अब ये कह रहा है द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। अब ये कह रहा है कि जो सोर्स की जो स्लिट है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि दो चीजें यहाँ पर मेंशन कर रहा है। यहाँ पर अब असल में कोई डी या स्मॉल डी या कैपिटल डी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है उस सोर्स की जो मेन सोर्स है। मान लेते हैं ये सोर्स एस है और ये हमारी स्लिट्स है, तो ये इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। इसके बारे में हमने कभी पहले बात नहीं करी है, हम इसको कैपिटल डी कहते हैं, है ना, इसको स्मॉल डी कहते हैं। ये इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। तो ये स्लिट जो है ये इसकी तरफ अगर मूव करेगी तो फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसका कुछ साइज है, तो इसका साइज ले लेते हैं स्मॉल एस, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल एस।
तो होता क्या है कि एक कंडीशन होती है कि अगर फ्रिंजेस आपको बनानी है या वो आपकी बनेंगी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर केस होता है। वो केस ये होता है कि स्मॉल एस बाय कैपिटल एस का जो रेशियो होता है दैट शुड बी लेस देन लैम्डा बाय स्मॉल डी, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर सेपरेशन। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये वाली कंडीशन जो है वो अगर इस कंडीशन से कम हो, अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या क्या मुझे पता है, मान लेते हैं सोर्स का मुझे साइज पता है, सोर्स का डिस्टेंस मुझे डबल स्लिट से पता है ना, तो मैं एक रेशियो निकाल दूंगा। ऑल्दो मुझे ये भी पता है कि सोर्स की वेवलेंथ क्या है और ये दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों का रेशियो निकाल दूंगा। तो अगर हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे जिसमें ये वाला रेशियो अगर कम आ रहा है ना, देन ओनली द फ्रिंजेस विल बी मेड। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एस को मैंने कम किया, देखो ये अगर इस तरफ जाएगा तो ये कैपिटल एस कम होगा। अच्छा, अब अगर ये कैपिटल एस कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये पर्टिकुलर जो चीज है ना, ये बढ़ेगी। आप खुद देखिए, अगर मैं नीचे वाली क्वांटिटी को कम करूंगा तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमारा ये वाला रिलेशन जो है वो धीरे धीरे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो हमारी फ्रिंजेस जो होंगी वो नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, लेट एस बी द साइज ऑफ द सोर्स, ठीक है। कैपिटल एस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स, जो मैंने आपको बता दिया। फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस टू बी सीन, फ्रिंजेस को देखने के लिए ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अदरवाइज द इंटरफेरेंस पैटर्न शुड बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोर्सेज ओवरलैप एंड नो फ्रिंजेस हैव सीन, ठीक है। थस एस जैसे डिक्रीज करेंगे द इंटरफेरेंस पैटर्न गेट्स लेस एंड द लेस शार्प, and when the source is brought too close for this condition to be valid, the fringes disappear। तो जैसे जैसे हम ये s को कम करेंगे तो ये रेशियो ओवरऑल जो है ये बढ़ेगा, और जब ये रेशियो बढ़ेगा तो ये इस कंडीशन से और थोड़ा दूर जाता रहेगा, तो हमारी फ्रिंजेस धीरे धीरे डिसअपियर होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब बहुत ज्यादा आप क्लोज कर देंगे तो फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएंगी। टिल दिस हैपन द फ्रिंजेस सेपरेशन रिमेन्स फिक्स्ड, ठीक है। और इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो फ्रिंजेस के सेपरेशन पे नहीं पड़ेगा, तो बीटा पे कोई डिफरेंस इसका नहीं आएगा, बस फर्क आएगा उसकी शार्पनेस पे, उसकी इंटेंसिटी पे, ठीक है। चलिए ई पार्ट देखते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, वो ये है द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड। अब ये कह रहा है कि जो सोर्स स्लिट की विड्थ है अगर मैं उसको इंक्रीज कर देता हूं तो क्या उस पर कोई इसका फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो एज इन द सेम डी, as the source slit width increases, the fringe pattern gets less and less sharp than the source slit so wide that the condition S by S। अब वही कंडीशन यहाँ पर आपको कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोर्स स्लिट की विड्थ को कम कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी। तो अभी मैंने कंडीशन क्या बताई थी, स्मॉल अपॉन कैपिटल S, और इसको हम लिखते हैं लेस देन लैम्डा बाय डी। अब यहाँ पर आप देखेंगे विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट, डोंट गेट कंफ्यूज बाय द डबल स्लिट। S1 S2 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ साइज ऑफ द सोर्स। तो अगर मैं स्मॉल s की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये डबल स्लिट की बात नहीं कर रहा है, ये मेन जो सोर्स स्लिट है उसकी बात कर रहा है, तो उसके साइज की बात कर रहा है। तो उसकी विड्थ अगर हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो अगेन ये ओवरऑल चीज क्या होगी, बढ़ेगी। अब ओवरऑल अगर चीज बढ़ेगी तो ये रिलेशन और दूर जाता जाएगा। तो इस केस में अगेन वही आंसर होगा जो हमने पिछले जो दिया था डी के अंदर, कि जो ओवरऑल उसकी जो शार्पनेस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो अगेन वही चीज यहाँ पर समझाई है, सेम एज एन डी, द सोर्स स्लिट विड्थ इंक्रीजेस, द फ्रिंज पैटर्न गेट लेस एंड लेस शार्प। तो जैसे जैसे हम इस एस को बढ़ाते जाएंगे तो ये चीज बढ़ती जाएगी और ये कंडीशन थोड़ी सी सेटिस्फाई से दूर होती जाएगी और हमारी शार्पनेस धीरे धीरे घटती जाएगी। When the source slit is wide, that the condition this not satisfied, the interference pattern will disappear। But एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर हम ज्यादा साइज को बढ़ा देंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और जिसकी वजह से हमारी कोई भी जो फ्रिंजेस है वो नहीं बनेगी और डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए लास्ट आता है इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट कहता है द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अब देखिए यहाँ पर इसको समझिए कि अभी हम जो यहाँ पर सोर्स यूज कर रहे थे वो हमारा मोनोक्रोमेटिक था, वो एक ही जो वेवलेंथ की लाइट थी उसको वो प्रोड्यूस, मतलब बेसिकली वो जो था वो उसको भेज रहा था, ठीक है, सेंड कर रहा था। बट अब ये कह रहा है कि इसको रिप्लेस करके हमने व्हाइट लाइट को यूज कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। अब व्हाइट लाइट में एक चीज होती है कि जब हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो जो व्हाइट लाइट होती है इसके अंदर आपको पता है जब स्प्लिट करता है तो इसमें 7 कलर्स होते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि जब हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं और जैसे इनका इंटरफेरेंस होता है तो जो कलर्स होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर लेते हैं।
अब कलर्स असल में क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स अलग अलग सोर्स बन जाएंगे, तो वो इनकोहेरेंट सोर्सेज बनने की वजह से ओवरलैप हो जाएंगे, तो हमें जो पैटर्न है वो पहले जैसा नहीं दिखेगा। तो पैटर्न में देखो क्या फर्क आता है कि जो सेंटर में होता है, जो सेंट्रल की जिसकी हम बात करते हैं, तो सेंट्रल पे जो पॉइंट होता है वहां तो हमारी व्हाइट लाइट बनती ही बनती है। वो तो हम जानेंगे क्यों, क्योंकि आप कोई भी कलर ले लो उसका डिस्टेंस सेंटर से तो सेम होगा। तो यहाँ तो हमारा बनेगा ब्राइट यानी कि व्हाइट, तो यहाँ तो हमारा व्हाइट कलर बनेगा। फिर जस्ट इसके ऊपर जो होगा वो हमारा रेड कलर बनेगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो वो हमारा ब्लू में बदल जाएगा। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिलेशन ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो जो वेवलेंथ होती है उसके रिलेशन पर ये होता है, बिकॉज हम मैक्सिमा मिनिमा हम पढ़ते थे जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते थे, तो मैक्सिमा और मिनिमा जो होता था उसके हिसाब से बात करते थे। जब हम मिनिमा की बात करते थे तो जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था वो λ/2 की टर्म में चलता था, और जो कंस्ट्रक्टिव होता था वो लैम्डा की टर्म में चलता था, है ना। तो वही चीज यहाँ पर होती है कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि यहाँ की जो मिनिमा की बात कर रहे हैं, मिनिमा के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो ब्लू कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर रेड पैटर्न देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रेड के बाद फिर विबग्योर जैसा हम करते हैं, एंड में जाके हमें हमारा ब्लू कलर या वॉयलेट दिखेगा, फिर उसके बाद ये डिसअपियर हो जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर्स व्हाइट लाइट्स ओवरलैप, जैसा कि मैंने बताया था। और कैसा करेंगे, इनकोहेरेंटली द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है फॉर डिफरेंट कलर्स आर एट द सेम पोजीशन, तो हर कलर के लिए ये सेम पोजीशन पे होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेंट्रल फ्रिंज पे क्या, व्हाइट कलर। तो सेंट्रल फ्रिंज तो व्हाइट कलर है, बट बाकी पॉइंट्स पे क्या होगा, तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट में पी लेता हूं जो बेसिकली इससे ऊपर था। याद करिए वो केस, ये स्क्रीन है, ये हमारी स्लिट है, यहाँ पर एक पॉइंट है पी। इस केस में ये कह रहा है कि जब ये पॉइंट ऊपर होगा पी, तो इसमें जो हमारा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा, ये बेसिकली है लैम्डा, नीचे बी आ रहा है, लैम्डा b/2, वेयर लैम्डा बी इज क्या है, रिप्रेजेंट द वेवलेंथ फॉर द ब्लू कलर। The blue component will be absent and the fringe will appear red in the color। तो यहाँ पर हमें वो रेड कलर दिखेगा। फिर हम सेकंड केस में यहाँ पर हम नीचे वाला केस ले लेते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ कर रहा है, if the wavelength for the red color fringes will be predominantly blue, thus the fringe closest on the either side of the central bright fringe is red and the farthest will appear blue। तो जो सेंटर फ्रिंज है वो हमारी व्हाइट होगी, कि जस्ट इसके ऊपर और नीचे हमें रेड मिलेगा, और सबसे एंड में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या, वॉयलेट। क्या मिलेगा, वॉयलेट यानी कि ब्लू शेड। ठीक है, रेड एंड द फार्थेस्ट विल अपीयर ब्लू आफ्टर अ फ्यू फ्रिंजेस, नो क्लियर फ्रिंजेस पैटर्न विल बी सीन। और ये भी है कि ऐसा नहीं कि कलर चलते जाएंगे, नहीं, एक पॉइंट आएगा वहां पर ये कलर्स भी डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये तब होगा जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को एक व्हाइट लाइट के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये जो चैप्टर था हमारा, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारा यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, उसको हमने अच्छे से यहाँ पर समझा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें सेपरेशंस के बारे में देखा, फ्रिंजेस की विड्थ के बारे में देखा, फ्रिंजेस में मैक्सिमा, मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इंक्लूड करी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे जो हमें एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो हमने उस एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से डीपली से समझ लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक काम आप कर सकते हैं, वो ये है कि वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और एक काम है जो आप कर सकते हैं, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, ताकि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।